हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास आपका डीएलएड का जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है। सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है आज का वो है विज्ञान। इस वीडियो में हम विज्ञान के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये राजन सीरीज है। राजन सीरीज का ये जो आप देख रहे हो आज, ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 और देख लेना। पार्ट 1 और पार्ट 2 में सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ पर आप जुड़ जाइए। चलिए तो बेटा, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का देखो, जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है जूल मात्रक है। तो जो जूल मात्रक है वो किसका है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जूल मात्रक किसका है? कार्य का है, ऊर्जा का है, कार्य और ऊर्जा दोनों का है, या फिर शक्ति का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। पहला ऑप्शन सही है। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रबी की फसल है। तो रबी की कौन सी फसलें हैं? देखिए, हमने आपके लिए एक जो वीडियो बनाई है जिसमें रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल और नकदी फसलें, ये हमने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया है। ठीक है, किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से समझाया है। इसकी ये जो रबी वाली जो फसलों वाली जो आपकी वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल दी है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो ये जो फसलें हैं ये हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेव हो जाएंगी। यहाँ पे आपको यही बताना है कि भाई जो रबी की फसल है वो कौन सी है। मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, या फिर चना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें हम अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा चना, यानी द ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रग्रहण की घटना होती है। अब चंद्रग्रहण की जो घटना होती है वो किस दिन होती है? वो अमावस्या के दिन होती है या पूर्णिमा के दिन होती है, अमावस्या की रात होती है, या फिर कभी नहीं? तो जो चंद्रग्रहण की घटना होती है, जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं किस दिन होती है। तो ये पूर्णिमा के दिन होती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इसे याद करा दूंगा। चंद्रग्रहण की घटना और सूर्य ग्रहण की घटना जब भी आती है दोस्तों पेपर में, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो उससे कंफ्यूज को दूर करने के लिए हमने इसकी ट्रिक बना दी है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखना है आपको CP। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है CP। C का मतलब है चंद्रग्रहण और P का मतलब है पूर्णिमा, यानी जो चंद्रग्रहण की घटना होती है वो पूर्णिमा के दिन होती है। इसी प्रकार हमने एक ट्रिक दूसरी तैयार की है, वो है ऐसे। क्या है? ऐसे। ये भी आपको याद है। ऐस का मतलब है सूर्य ग्रहण। ऐस का क्या मतलब है? सूर्य ग्रहण। ए का मतलब क्या है? अमावस्या। जो सूर्य ग्रहण की घटना होती है वो अमावस्या के दिन होती है, और जो चंद्र ग्रहण की घटना होती है वो पूर्णिमा के दिन होती है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि DPT के टीके से बचाव होता है। किसका होता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, या उपयुक्त तीनों का। तो एक आंसर सही है, जल्दी से बताइए। देखो, जो डिप्थीरिया है ना, वो DPT जो है ना, DPT का जो टीका होता है ना, ये तीनों के लिए होता है। डिप्थीरिया के लिए भी, काली खांसी के लिए भी, टिटनेस के लिए भी। इसलिए उपयुक्त तीनों सही हैं। अब देखो, यहाँ पे आपसे संयोजकता निकलवा रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने संयोजकता निकालना नहीं सीखे हो, तो जो संयोजकता है वो उसकी भी वीडियो मैंने बना दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा। चलिए, संयोजकता तो एक वीडियो अगर आप देख लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए संयोजकता भी निकालना सीख जाओगे। ठीक है, वो वीडियो आप अवश्य देख लेना। CaSO4 में Ca की यानी कैल्शियम की क्या निकलवा रहा है? संयोजकता निकलवा रहा है। +1, +2, -2, -1। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो, CaSO4 में Ca की जो है वो आपकी आएगी +2, यानी ब वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है।
तो दोनों वीडियो की लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है वो आप अवश्य देखना। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है, तो कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है, किसकी होती है? रोगाणु प्रतिरोध में होती है, कीड़े मकोड़ों में होती है, इल्लियों में होती है, इनमें से कोई नहीं। अब देखो कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से जो वृद्धि होगी वो किस में होगी, ये आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोगाणु प्रतिरोध में। अगला क्वेश्चन देखो फिर से आ गया हमारा, खरीफ की फसल। अभी इससे पहले हमने रबी की फसल देखी थी, अब खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कौन सी है? गेहूं है, मटर है, चना है या फिर धान है? करेक्ट आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हैरो खेत से निकालने के काम आता है। तो हैरो जो है वो खेत से निकालने के काम आता है क्या? खरपतवार, मिट्टी, पानी या उपरोक्त सभी? तो ये भी क्वेश्चन आपको याद होगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा खरपतवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबलर से बुवाई नहीं होती। तो डिबलर से जो बुवाई है वो किसकी नहीं होती है? गेहूं की, चने की, धान की या फिर बाजरा की? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो डिबलर से बुवाई नहीं होती है, वो है धान की। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। ए ऑप्शन है अपलावन या प्रवाह विधि, बी ऑप्शन है कूड़ विधि, सी ऑप्शन है क्यारी विधि और डी ऑप्शन दे रखा है छिड़का विधि। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर देखिए आपका क्या होगा। सिंचाई की जो कटाऊ पानी विधि है वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अपलावन या प्रवाह विधि। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है तो बहुत सरल लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? अब देखो बल का एसआई मात्रक आप रट्टा मान लीजिए इसका, डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। अब जो अगला क्वेश्चन है उस पर भी आप स्टार लगाओ, ये भी क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है। दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर थोड़ा सा कठिन है अदर तीनों सेमेस्टर के मुकाबले, तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपकी बैक नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। एमकेएस पत्ती में कार्य का मात्रक कौन सा है? अब देखो यहाँ पे कार्य का मात्रक पूछ रहा है और कौन सी पत्ती में पूछ रहा है? एमकेएस पत्ती में पूछ रहा है। तो सबको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। आप दोस्तों घबराना नहीं है, धीरे धीरे आप मेहनत करिए, पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स के साथ डीएलएड को पास कीजिए। कम से कम 90 प्लस तो आपकी होनी चाहिए। पेपर ऐसे ही मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल मिलेंगे आपको, ज़्यादा कठिन पेपर डीएलएड में नहीं पूछे जाते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। अब देखो किसी वस्तु में किसके कारण? गति के कारण की बात कर रहा है, तो गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा गति के कारण की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा? गतिज ऊर्जा। यांत्रिक लाभ बराबर होता है, यांत्रिक लाभ होता है, तो यांत्रिक लाभ होता है, पहला है देखो यहाँ पे, यानी W इंटू एफ। W का मतलब क्या है? वर्क, F का मतलब क्या है? फोर्स यानी बल। ये है आपका W अपॉन एफ, W प्लस एफ, W माइनस एफ। तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका कार्य बटे बल। अब कार्य बटे बल का मतलब है W अपॉन एफ। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई सरल मशीन है। तो सरल मशीन क्या है? मोटरसाइकिल है, सिलाई मशीन है, घिरनी है या उपयुक्त सभी है? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या होगा। सरल मशीन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो सरल मशीन क्या है? घिरनी। जो घिरनी है ये सरल मशीन है। वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है, तो वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होगा वो कम होगा, अधिक होगा, नहीं या समान रूप से? आप बताओ, अगर आप वृक्षारोपण करोगे तो भूमि का कटाव होगा? 16 का करेक्ट आंसर बताइए। तो वृक्षारोपण से भूमि का जो कटाव होता है वो समान रूप से, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा है। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगाओ,
यहाँ से क्वेश्चन ये वाला पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी है? 60 से 80% है, 50 से 60% है, 60% से कम है या 60% से अधिक है? करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो अगर हम बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा की बात करें तो ये है 60 से 80%। कितना है? 60 से 80%। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है भाई नियमित खाद के प्रयोग से होती है। तो नियमित खाद के प्रयोग से क्या होती है? उपज में वृद्धि होती है, मिट्टी की वृद्धि होती है, पानी की वृद्धि होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम सही ऑप्शन की ओर देखें तो देखो नियमित खाद के प्रयोग से क्या होगा? उपज की वृद्धि होगी। क्या होगा? उपज की वृद्धि। अब देखो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 19वां, इस पे आप स्टार लगाओ। चिमटा उदाहरण है, तो चिमटा उदाहरण किसका है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, या एक मशीन है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19। देखो चिमटा जो है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। क्या है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। अब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये है पुनः प्राप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। देखो यहाँ पे पुनः प्राप्त होने वाला और पुनः प्राप्त ना होने वाला, ये दोनों आप अच्छे से टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। यहाँ से एक अंक हो सकता है पेपर में बन जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दोनों है ना, ये स्टार है अपने आप में। बेहतरीन क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन। तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के भी बहुत हैं और अनवीकरणीय ऊर्जा के भी एग्जाम्पल बहुत हैं। तो इन दोनों के सभी एग्जाम्पल आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसमें देखिए पुनः प्राप्त होने वाला जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा है? क्या पेट्रोल पुनः प्राप्त होगा, या कोयला, ज्वार भाटा की ऊर्जा, या प्राकृतिक गैस? अब देखो कोयला क्या पुनः प्राप्त किया जा सकता है? पेट्रोल क्या पुनः प्राप्त किया जा सकता है? प्राकृतिक गैस क्या पुनः प्राप्त की जा सकती है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? ज्वार भाटा की ऊर्जा, नवीकरणीय आपको ध्यान रखना है। इन दोनों को टॉपिक को अच्छे से आप कवर कर लीजिए, यहाँ से पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखो पुनः प्राप्त ना होने वाली, अब पुनः प्राप्त ना होने वाली देखो पवन ऊर्जा है, ये तो प्राप्त होने वाली है, पुनः प्राप्त हो जाएगी। सौर ऊर्जा भी पुनः प्राप्त हो जाएगी, बहते हुए पानी की ऊर्जा भी पुनः प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो कोयले की ऊर्जा है, कोयले की ऊर्जा पुनः प्राप्त नहीं होगी। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अब देखो सौर ऊर्जा को सीधे आप विद्युत ऊर्जा में बदलोगे तो कैसे बदलोगे? सोलर कुकर द्वारा, सौर ऊर्जा ऊष्मक द्वारा, सौर भट्टी द्वारा, या सौर सेल द्वारा? अब देखो करेक्ट आंसर तो आपको याद होगा इसका, सिंपल सा क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलोगे तो जाहिर सी बात है सौर सेल द्वारा बदलोगे। चौथा ऑप्शन। अब देखो कार्य क्या है, क्या कह रहा है? देखो कार्य है, तो कार्य क्या है? सदिश राशि है, या फिर अदिश राशि है, या फिर न्यून राशि है? इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए, अभी तक आपने हमारी वीडियो सदिश राशि और अदिश राशि की ट्रिक की नहीं देखी है तो आप वो भी देख लीजिए, उसकी भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सदिश राशि अदिश राशि ट्रिक से मैंने बताया है, उसे आप देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या हो जाएगा। ये जो कार्य है वो अदिश राशि है, ये कार्य क्या है? अदिश राशि है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऊर्जा का मात्रक m/s पत्ती में क्या होगा? अब ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है और आया भी हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है ये आपको बताना है। तो यांत्रिक ऊर्जा 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, या 6 प्रकार की? तो देखिए यहाँ पे जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो भी आपको पता चल गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है।
ऊर्जा का जो स्रोत क्या है, सूर्य है। 1 जूल होता है, तो 1 जूल होता है वो किसके बराबर होता है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। 1 जूल होता है वो होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है कि भाई निम्न में से सरल मशीन है, तो सरल मशीन जो है वो कौन सी है, पहिया है, पेच है, घिरनी है, या यह सभी। तो देखो सरल मशीन पहिया भी है, घिरनी भी है, पेच भी है, इसका मतलब उपरोक्त सभी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम उत्तोलक है, द्वितीय उत्तोलक है, या तृतीय है। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है, तो ये सीढ़ी जो है वो तृतीय, सी ऑप्शन सही है। अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम, तो दोस्तों एंजाइम से भी क्वेश्चन बन सकता है, एंजाइम वाला भी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो अमाशय में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो क्या है, टाइलिन है, म्यूसिन है, पेप्सिन है, या फिर ट्रिप्सिन है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पेप्सिन हो जाएगा, सी ऑप्शन। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन कौन सा है, भाई शर्करा का नियमन करने में सहायक जो हार्मोन है वो कौन सा है, पैराथार्मोन है, गैस्ट्रिन है, इंसुलिन है, या कीटोजैविक है। करेक्ट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का। तो शर्करा का जो नियमन करने में सहायक है वो है इंसुलिन, क्या हो जाएगा, इंसुलिन। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है, तो कौन करता है भाई, पैराथार्मोन, या फिर डाइबैटोजेनिक, या फिर रेनिन है, या पेप्सिन है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा पैराथार्मोन। जल में घुलनशील विटामिन, तो दोस्तों विटामिन वाला भी आप टॉपिक देख लीजिए, विटामिन वाला भी टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जल में घुलनशील विटामिन बताइए कौन सा है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, और विटामिन डी। देखो जल में जो घुलनशील विटामिन होती है वो होती है बी और सी, ठीक है। अगर हम वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो वो होता है KEDA। ये कीड़ा आपको ध्यान रखना है शब्द, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये किस में घुलनशील है, ये वसा में घुलनशील है। अब देखो यहाँ पे जो 34 नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा है भाई दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है, तो दांतों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है, फास्फोरस, कैल्शियम तथा फास्फोरस, या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखो दांतों की मजबूती के लिए अगर आवश्यक की बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हो जाएगा। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, तो ये भी आपको पता है किसके द्वारा, पाश्चुरीकरण के द्वारा, सा ऑप्शन सही है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, तो परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है वो निहित होता है किसमें, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, या इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। करेक्ट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 36। देखो परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान निहित होता है वो होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है तो उसके परमाणु में क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर है, या फिर प्रोटॉनों की संख्या के, या आपका ये है सी ऑप्शन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के, डी ऑप्शन है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या के। करेक्ट आंसर बताना है। किस परमाणु तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित, आगे क्या है, उपस्थित आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या के। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। दोस्तों एक बार आप प्लेलिस्ट से अवश्य चेक करिए, प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिए।
हमने जो ऑल एग्ज़ाम गाइड जो आती है डीएलएड की सेकेंड सेमेस्टर की, उसके सभी बहुविकल्प क्वेश्चन और अति लघु क्वेश्चन भी करा दिए हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर भी हमने सॉल्व करा दिया है, 2 से लेकर 3 साल तक का, 2-3 साल तक का, वो भी आप देख लीजिए। देखो, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। तो क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 38। तो आपको दोस्तों करेक्ट आंसर बताना है। चलिए आपको बता देते हैं। परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होता है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। 2,6, 2,7, 2,8 और 2,8,2। निष्क्रिय जो गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसका में ऑप्शन जो होगा वो सी सही हो जाएगा, 2,8। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तो परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा है, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 या फिर नाइट्रोजन 14। देखिए, यहाँ पे मेरा मकसद आपको पढ़ाना नहीं है, यहाँ पे मेरा मकसद है कि आपको, आपकी जो नज़र है वो हर क्वेश्चन पे पड़ जाए, जिससे कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए वो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिटेल वीडियो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम आपकी नज़र जो है वो प्रत्येक ऑप्शन पे डलवा रहे हैं। तो इसमें होगा कार्बन 12, यानी जो परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो कार्बन 12 है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। CaOH का होल ट्वाइस, Ca2OH, CaOH का होल थ्राइस, CaOH। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, पहला वाला आपका सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होगा, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होगा, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपको क्या बताना है। देखो, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। दूध का फटना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना या सब्जी का पकना। तो यहाँ पे प्रत्यावर्तित जो परिवर्तन है वो है मोम का पिघलना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज़ के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, कागज़ का जलना है, कांच की बोतल का टूटना है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, वो है कागज़ का जलना, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी का फूटना। तो ज्वालामुखी का फूटना क्या है, मंद परिवर्तन है, अनुकूल परिवर्तन है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन है या अनियमित परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही ऑप्शन बताइए। ज्वालामुखी का जो फूटना है वो है अनियमित परिवर्तन। क्या हो जाएगा, अनियमित परिवर्तन, यानी ज्वालामुखी का फूटना अनियमित परिवर्तन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भाई दिन रात का होना है। दिन रात का होना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, प्राकृतिक परिवर्तन है, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है या फिर नियमित परिवर्तन है। सही आंसर आपको बताना है। दिन रात का होना नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस बनता है। तो पित्त रस किससे बनता है, अमाशय में बनता है, गृहिणी में बनता है, छोटी आंत में या यकृत में। पित्त रस बनता है, सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। तो ये बनता है यकृत में यानी लीवर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? सरौता है, कैंची है, बोझ यानी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी या फिर चिमटा। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। तो तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक है वो हो जाएगा आपका चिमटा। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने 48 क्वेश्चन लिए हैं। अब जो इसका पार्ट 2 आएगा, इसका पार्ट 2 अवश्य देखना। पार्ट 2 में हम कंप्लीट आपके जो साइंस के बहुविकल्प क्वेश्चन हैं राजन सीरीज के, वो हम कंप्लीट करा देंगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।